देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है दीपेश जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। भूत प्रेत इन सब बातों को मैं एक सिरे से नकारने वाला। मुझे कहाँ पता था कि एक घटना मेरे साथ ऐसी घटेगी कि मैं भूत प्रेत को देखना तो दूर, नाम सुनकर ही कांपने लगूंगा। ये घटना मेरे साल कुछ सालों पहले घटी थी और इस घटना ने मुझे अंदर से इतना झंझोड़ कर रख दिया कि अब मैं रात को भी सफ़र करने से कतराता हूँ। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि उस रात 8 घंटों का सफ़र करीबन 14 घंटों में तय करने के बाद लेट लतीफ़ ट्रेन कालीगढ़ स्टेशन पर रुकी। मैं जब अपना सामान लेकर ट्रेन से उतरा तब स्टेशन पर मेरे अलावा दूर दूर तक और कोई भी नहीं था। चूँकि बाहर काफ़ी छोटा सा स्टेशन था और रात भी काफ़ी हो चुकी थी तो किसी का स्टेशन पर ना होना यह जायज़ बात थी। मगर ये सुनसान और खामोशी अब मेरे लिए परेशानी पैदा कर रही थी, क्योंकि मैं इस जगह पर बिल्कुल नया था और डाक बंगला किस ओर है मुझे पता नहीं था। खैर, मैंने प्लेटफॉर्म में पड़ी बैग को हाथ में उठाया और स्टेशन में किसी आदमी को ढूंढने लगा। कुछ देर पूछने के बाद मुझे प्लेटफॉर्म के एक चबूतरे पर एक बुजुर्ग आदमी लेटा हुआ दिखा। तो मैं चलकर उस आदमी के पास गया और कहा, चाचा वो डाक बंगला किस तरफ है? मैं यहाँ पर पहली बार आया हूँ और मुझे यहाँ के बारे में कुछ पता नहीं है। थोड़ी देर तक वो बुजुर्ग आदमी मुझे घूरता रहा। मैंने तो डाक बंगले का बात सुनकर उसके चेहरा सा उतर गया। फिर उस बुजुर्ग आदमी ने लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहा, आपको डाक बंगला जाना है? इस पर मैंने हाँ के साथ ही साथ अपना सिर भी हिलाया, जिस पर उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, आप स्टेशन से बाहर निकलिए और स्टेशन के सामने से जो रास्ता जाता है उस पर आगे बढ़ते जाइए, आपको डाक बंगला मिल जाएगा। उस बुजुर्ग आदमी से पता मिलते ही मैंने उन्हें धन्यवाद कहा और स्टेशन से बाहर निकलने लगा और बाहर निकलकर चलता बना डाक बंगले की ओर। स्टेशन के अंदर और स्टेशन के बाहर के नज़ारे में कोई फ़र्क नहीं था। स्टेशन के अंदर जितनी खामोशी और अंधकार थी, स्टेशन के बाहर भी वैसा ही माहौल था। खैर, मैं इन सब बातों पर वक्त जाया ना करके डाक बंगले की तरफ आगे बढ़ने लगा। अभी मैं कुछ आगे बढ़ा ही था कि तभी झिमझिम बारिश शुरू हो गई। बारिश शुरू होते ही मैंने अपने पैरों की रफ्तार बढ़ा दी ताकि बारिश तेज होने से पहले मैं डाक बंगला पहुंच सकूं। अभी मैं चल ही रहा था कि तभी मुझे सड़क के बीचों बीच वही बूढ़ा आदमी दिखा जो मुझे प्लेटफॉर्म के चबूतरे पर मिला था। मुझे वो आदमी इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गया? मगर बारिश के कारण मैंने इस बात पर भी उतना गौर नहीं किया। मगर मैंने उस बुजुर्ग आदमी से इतना ज़रूर पूछा कि चाचा डाक बंगला और कितना दूर है? इस पर उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, बस तुम आ ही गए हो, चिंता मत करो, बारिश तेज होने से पहले तुम पहुंच जाओगे। उस बुजुर्ग आदमी की बात सुनकर मैं आगे बढ़ने लगा। कुछ देर और चलने के बाद मुझे रास्ते के किनारे एक बड़ा सा बंगला दिखा। उस बंगले को देखकर मैं समझ गया कि शायद यही डाक बंगला होगा और मेरा शायद तब सही हो गया जब मैंने उस डाक बंगले के सामने एक बड़े से बोर्ड पर पढ़ा, डाक बंगला कालीगढ़ गांव। उस बोर्ड को पढ़कर मुझे थोड़ी खुशी हुई। मैं अपनी मंजिल तक तो पहुंच गया। वो डाक बंगला पूरी तरह से काला पड़ चुका था, मानो इस डाक बंगले में सालों से कोई रहता ना हो। मगर डाक बंगले के अंदर में एक हल्की सी रोशनी ज़रूर आ रही थी। तो मैं सीधे उस डाक बंगले के अंदर दाखिल हुआ तो अंदर भी बाहर जैसा ही सब कुछ काला पड़ चुका था। मगर जैसे ही डाक बंगले के अंदर दाखिल हुआ वैसे ही बारिश काफ़ी तेज हो गई। बारिश के तेज होते ही मैंने एक बात पर गौर किया कि उस बुजुर्ग आदमी ने कहा था कि बारिश तेज होने से पहले मैं डाक बंगला पहुंच जाऊंगा, और वैसा ही हुआ। मगर उस बुजुर्ग आदमी की बात इस तरह सच कैसे हो सकती है? फिर मैंने ये बोलकर अपने मन को समझा दिया कि हो सकता है उस बुजुर्ग आदमी ने तुक्का मारा हो और उसका तुक्का सही जगह पर जा लगा हो। बंगले के अंदर दाखिल होते ही
मुझे सामने एक लालटेन जलता दिखा और साथ ही साथ लालटेन के बगल में बैठकर नींद के कारण झुकता हुआ एक आदमी। इस पर मैंने उस आदमी से कहा, हेलो भाई साहब। मेरे ये बोलने पर वो आदमी नींद तोड़ता हुआ उठ खड़ा हुआ और मुझे देखकर कहा, आइए आइए साहब, आप ही यहाँ के डाक ऑफिसर हैं ना, नए डाक बाबू। इस पर मैंने अपना सिर हाँ में हिलाया। दरअसल मेरी नौकरी इस गांव के डाक ऑफिस में लगी है और मुझे रहने के लिए ये डाक बंगला दिया गया है, इसलिए मैं इस गांव में आया हूँ। मेरा सर हाँ में हिलाते ही उस आदमी ने कहा, मेरा नाम उमेश है और मैं इस डाक बंगले की देखभाल करता हूँ। आपके आने की खबर मुझे पहले ही दे दी गई थी, जिस कारण मैं आपके इंतज़ार कर रहा था। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपका खाना लगाता हूँ। जिसके बाद मैं हाथ मुंह धोने बरामदे पर चला गया। अभी मैं हाथ मुंह धो ही रहा था कि तभी मेरी नज़र बाहर गेट की तरफ गई तो मैंने देखा कि गेट के पास वही बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है जिसे मैं रास्ता पूछकर यहाँ आया था। मुझे लगा कि शायद वो बूढ़ा आदमी मेरा पीछा कर रहा है। इस पर मैंने उमेश को बुलाया और उसको उस तरफ देखने को कहा तो अब वो बूढ़ा आदमी गेट के पास से गायब हो गया था। मुझे लगा कि मैं काफ़ी थक गया हूँ और मुझे थकान के मारे ये सब दिख रहा है। जिसके बाद मैं खाना पीना खाकर सोने कमरे में चला गया और बिस्तर पर लेटते ही मैं थकान के मारे सो भी गया। फिर मेरी आंख एक भयानक सी हंसी के साथ खुली। आंख खुलते ही मैंने जो देखा उसे देखकर मैं काफ़ी चौंक गया और डर के मारे कांपने लगा, क्योंकि ठीक मेरे सामने उमेश खड़ा था जिसका चेहरा आधा सड़ा हुआ था और वो जोर जोर से बोल रहा था, आज तुझे मारकर तुझे खा जाऊंगा। मुझे समझ आ गया कि मैं भारी मुसीबत में फंस चुका हूँ और उमेश भूत है कि तभी अचानक वहाँ वही बुजुर्ग आदमी आ खड़ा हुआ जो मुझे रास्ते और स्टेशन पर मिला था और जिसे मैंने अभी अभी गेट पर देखा था। उस आदमी के अचानक आ जाने से उमेश का भूत एकदम से कांपने लगा। इस मौके का फ़ायदा उठाकर मैंने उस डाक बंगले से 9-11 हो गया। फिर सुबह मुझे पता चला कि डाक बंगला काफ़ी सालों से बंद है और वहाँ आत्माओं का बसेरा है और वो बुजुर्ग आदमी काफ़ी अच्छा इंसान था जो लोगों की मदद करता था, मगर एक हादसे में उसकी मौत हो गई। लेकिन मरने के बाद भी वो बुजुर्ग आदमी आज भी लोगों की मदद करता है। इसका मतलब ये था कि वो बुजुर्ग आदमी भी भूत था, मगर अच्छा भूत जिसने मेरी जान बचा ली। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। उस दिन सुबह से ही सब कुछ बड़ा अजीब सा लग रहा था। एक तो बारिश के चलते मैं काम पर नहीं जा पाया, ऊपर से पूरे गांव में बिजली का नामो निशान तक नहीं था और मौसम का तो ये हाल था कि दिन है या रात घड़ी देखे बिना बता पाना मुमकिन नहीं था। चारों तरफ सिर्फ पानी और पानी ही नजर आ रहा था। घर पर मैं अकेला था। दरअसल बीवी बच्चों को लेकर अपने मायके गई हुई थी। खैर, पलंग पर बैठे बैठे मैं खिड़की से बाहर देख रहा था, क्योंकि ये करने के अलावा मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था और पिछले 2-3 घंटों से मैं यही कर रहा हूँ। अभी मैं खिड़की से बाहर देख ही रहा था। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन होगा इस वक्त, यही सोचते हुए मैं पलंग पर से उठकर दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। मैंने जब दरवाज़ा खोला तो पाया कि सामने दूध वाले का बेटा खड़ा है। मैंने उससे चौंकते हुए पूछा, क्या हुआ छोटू, पापा कहाँ हैं? इस पर छोटू ने जवाब दिया, वो क्या है कि पापा की तबीयत खराब है। तो इस पर मैं बोला, ओ, अगर रात बिरात मेरी ज़रूरत पड़े तो बस एक फ़ोन कर देना, मैं पहुंच जाऊंगा। इतना बोलकर मैंने छोटू से दूध लिया और दूध को किचन में रखकर वापस अपने कमरे में आकर बैठ गया। दरअसल मैंने छोटू को ऐसा इसलिए बोला क्योंकि एक वक्त पर छोटू के पिताजी ने मेरी बहुत मदद करी थी।
खैर घड़ी में वक्त देखा तो शाम के 6:30 बज रहे थे। बारिश थोड़ी हल्की हुई थी, बंद नहीं। मन किया एक कप चाय पिया जाए, लिहाजा मैं किचन में गया और चाय बनाने लगा। चाय बनते ही मैं कप लेकर अपने कमरे में आ गया। बाहर अब पूरी तरह से अंधेरा छा चुका था, एकदम घना अंधेरा जिसमें हाथ को हाथ दिखाना भी मुश्किल हो। खैर कुछ ही घंटों में रात हो गई। लाइट का अभी तक कोई अता पता नहीं था। घड़ी में वक्त देखा तो रात के 9:30 बज रहे थे। चारों तरफ घुप अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। हालांकि घर के भीतर मैंने एक मोमबत्ती जला रखी थी, मगर वो काफ़ी नहीं थी। अब ऐसे में खाना बनाना तो नहीं हो सकता था, तो मैंने सोचा कि आज भूखा ही सो जाऊंगा। वैसे भी एक वक्त का खाना नहीं खाने पर कोई नहीं मरता, लिहाजा मैं आराम से बिस्तर पर लेट गया। और कमाल की बात तो ये थी कि बहुत जल्द ही मुझे नींद भी आ गई। पता नहीं कितनी देर सोया रहा, मगर जब मेरी आंख खुली तो मेरा फ़ोन बज रहा था। मैंने आंख मीचते हुए अपना फ़ोन देखा तो दूध वाले छोटू के पिताजी का फ़ोन था। मैंने फ़ोन उठाया तो उधर से छोटू बोला, चाचा पापा की तबीयत बहुत बिगड़ गई है, आप ज़रा आ जाइए ना। इस पर मैं बोला, हाँ ठीक है मैं आता हूँ, तुम घबराओ मत। इतना बोलकर मैंने फ़ोन रखा और दरवाजे पर ताला मारने के बाद साइकिल लेकर निकल पड़ा। रास्ते पर जितनी खामोशी थी उतना ही अंधेरा भी था। वो तो अच्छा हुआ कि निकलते वक्त मैंने एक टॉर्च रख लिया था। खैर धीरे धीरे साइकिल चलाकर मैं आगे बढ़े जा रहा था। उस गुप अंधेरे में टॉर्च की रोशनी कुछ हद तक ही मुझे रास्ता दिखा पा रही थी। खैर 2-3 बार कीचड़ में फंसने के बाद जैसे तैसे मैं छोटू के घर पहुंचा। उसके पिताजी को बहुत तेज बुखार था। तभी मैंने छोटू से पूछा, डॉक्टर को बुलाया तुमने? इस पर छोटू बोला, नहीं, डॉक्टर त्रिवेदी को फ़ोन किया था, मगर इस कीचड़ में वो आने को तैयार ही नहीं है। इस पर मैं बोला, रुको मैं लेकर आता हूँ डॉक्टर त्रिवेदी को। फिर मैं साइकिल लेकर डॉक्टर त्रिवेदी के घर पहुंचा। पहले तो उन्होंने मेरे साथ जाने के लिए साफ मना कर दिया, मगर बहुत बार हाथ पैर जोड़ने के बाद वो तैयार हो गए। फिर मैं उन्हें अपनी साइकिल पर बिठाकर छोटू के घर ले आया। उन्होंने छोटू के पिताजी को कुछ दवाइयाँ खिलाई और फिर बोले, थोड़ी देर में बुखार उतर जाएगा, चलो मुझे घर छोड़ दो। फिर मैंने डॉक्टर साहब को अपनी साइकिल पर बिठाकर उन्हें घर छोड़ दिया। मगर मैं जब डॉक्टर साहब को छोड़कर वापस लौट रहा था तब उन्होंने मुझे टोकते हुए कहा, संभल कर जाना, ये रास्ता अच्छा नहीं है। मैंने उनकी बात पर उतना ध्यान नहीं दिया और साइकिल लेकर सीधे बढ़ने लगा। रास्ता एकदम सुनसान था, जिस पर मेरा ध्यान अभी गया क्योंकि भागा दौड़ी के दौरान मैंने इन सब चीज़ों पर उतना गौर ही नहीं किया था। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था, तभी मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी साइकिल की टायर पर कुछ फंस रहा हो। मैं साइकिल रोककर पीछे मुड़ा तो पाया कि साइकिल के पिछले चक्के में किसी के बाल फंसे हुए हैं। देखने से तो वो बाल किसी औरत के लग रहे थे। खैर मैंने उतना तवज्जो नहीं दिया और चुपचाप साइकिल लेकर आगे बढ़ने लगा। मगर पता नहीं क्यों अब मुझे बहुत अजीब सा लगने लगा था। अंदर ही अंदर घुटन सी होने लगी थी। खैर मैं साइकिल चलाकर सीधे अपने घर पहुंचा तो मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे होश फाख्ता हो गए, क्योंकि मेरे घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। मगर मुझे अच्छे से याद है कि निकलते वक्त मैं ताला मारकर निकला था। एक पल को तो मैंने सोचा कहीं घर में चोरी तो नहीं हो गई,
मगर दूसरे ही पल मैं जब घर में दाखिल हुआ तब मेरी हैरानगी की कोई सीमा ना रही, क्योंकि घर के भीतर मेरे कमरे में मेरी पत्नी बैठी हुई थी। मैंने चौंकते हुए अपनी पत्नी से पूछा, तुम अभी कैसे आई और बच्चे कहाँ हैं? इस पर मेरी पत्नी ने जवाब दिया, अरे वो ट्रेन लेट थी और बच्चों को माँ ने कुछ दिनों के लिए अपने पास ही में रख लिया। इस पर मैं बोला, अच्छा ठीक है, पर मुझे बोल दिया होता, मैं आ जाता स्टेशन। फिर हम दोनों पलंग पर ही लेट गए, लेकिन अब मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। अभी मैं सोने की नाकाम कोशिश कर ही रहा था कि तभी कुछ हलचल सी महसूस हुई। मैंने आंख खोलकर देखा तो मेरी पत्नी पलंग पर से उठकर कहीं जा रही थी। मैंने कुछ बोला नहीं, बस उसे देखता रहा। मैंने देखा कि मेरी पत्नी घर के मेन दरवाजे से होकर बाहर चली गई। मुझे बड़ा अजीब लगा कि आखिर इतनी रात गए ये बाहर क्यों जा रही है। मैं भी झटपट बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और दबे पैर घर से बाहर निकल गया तो मेरी पत्नी उस ओर जा रही थी जिधर से अभी थोड़ी देर पहले मैं लौटा था। जहन में उमड़ते सवालों को लेकर मैं अपनी पत्नी के पीछे पीछे चले जा रहा था। मैं उसे आवाज़ नहीं दे रहा था क्योंकि मैं देखना चाहता था कि आखिर वो जा कहाँ रही है। चलते वक्त मैंने एक बात पर गौर किया कि मेरी पत्नी बहुत लंबे लंबे कदम उठा रही है, जैसे उसे कहीं पहुंचने की जल्दी हो। चलते चलते अब मेरी पत्नी और मैं उस जगह पर पहुंच चुके थे जहां डॉक्टर साहब को छोड़कर आते वक्त रास्ते में मेरी साइकिल के पिछले चक्के में किसी औरत का बाल फंस गया था। तभी मेरी पत्नी रास्ते के किनारे वाले जंगलों में घुस गई। मैं भी उसके पीछे पीछे गया तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी जंगलों में और अंदर जा रही है। बिना किसी अगर मगर के मैं भी उसके पीछे पीछे चलता रहा। तभी मुझे मेरे से थोड़ी दूरी पर एक बड़े से पेड़ के ऊपर 2-4 औरतें बैठी दिखी। उन औरतों का चेहरा इतना भयानक था कि मेरे बढ़ते कदम अपने आप ही रुक गए। मैं एक पेड़ के पीछे छिपकर अपनी पत्नी को देखने लगा। मेरी पत्नी पेड़ के पास गई और उसके बाद जो हुआ उसे देखकर मेरा पूरा बदन कांप गया। मेरी पत्नी उस पेड़ पर चलकर उन बाकी औरतों के पास जाकर बैठ गई। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? भला कोई इंसान पेड़ पर कैसे चल सकता है? मगर दूसरे ही पल जब मैंने अपनी पत्नी का चेहरा देखा तो मुझे सारा मामला समझ आ गया, क्योंकि अब उस औरत का चेहरा पूरा बदल चुका था। वो मेरी पत्नी नहीं बल्कि कोई और थी। उसका भी चेहरा एकदम भयानक हो गया था। उन सभी औरतों के खुले लंबे बाल इतने घने और लंबे थे कि पेड़ के ऊपर से नीचे ज़मीन तक आ रहे थे। मैं डर गया और इस कदर डर गया कि मैं अपने पैर तलक उठा नहीं पा रहा था। मगर फिर भी जैसे तैसे मैं वहाँ से निकला और सीधे घर पहुँचा। घर पहुँचते ही मैंने सबसे पहले अपनी पत्नी को फ़ोन किया। तब उसने बताया कि वो अपने मायके में है। पूरी रात मैं सो नहीं पाया। अगली सुबह जब मैंने इस बात का जिक्र गांव के पंडित जी से किया तब उन्होंने बताया कि दरअसल वो औरत एक डायन थी जिसका बाल मेरी साइकिल के चक्के में फंस गया था। डायन के बालों में ही उसकी जान बसती है, इसलिए वो मेरी पत्नी का रूप लेकर मेरी साइकिल के चक्के से अपना बाल छुड़ाने आई थी, क्योंकि डायन अपने बालों को इधर उधर नहीं छोड़ती। और उस पेड़ पर बैठी बाकी औरतें भी डायन थी। पंडित जी से ये सब सुनकर मैं बहुत डर गया, मगर मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि आखिर वो बाल मेरी साइकिल के चक्के में फंसा कैसे।
खैर अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आर्यन जल्दी ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।